दोस्तों, रशिया यूक्रेन क्राइसिस दरअसल रशिया वर्सेस वेस्ट और यूएस है और ये मामला अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी मुल्क चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। इस क्राइसिस को लेकर हमारे साउथ एशिया में एक वाज़ेह हलचल नजर आती है। हमारा इंडो पाक का मीडिया वाज़ेह तौर पर पुरजोश नजर आता है ये बताने में कि कैसे रशिया यूक्रेन को दबोच रहा है और कैसे अमेरिका और वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। जंग होने जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर दोस्तों, जंग में किसी का भला नहीं होने वाला। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। दोस्तों, साहिर लुधियानवी की ये आशार बड़े रिलेटेबल हैं इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। कोई नहीं जानता कि वार कहां खत्म होती है, मगर आइए इस कन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रखते हुए ये देखते हैं कि इंडो पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान पर इस वार का क्या इम्पैक्ट होगा। शुरू करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। आज से 60-70 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हो चुका है, जब कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया 2 ग्रुपों में बंट गई थी और इंडिया को भी इन दोनों यानी रशिया और यूएस में से किसी एक को चुनना था। लेकिन उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया और डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इन दोनों पावर्स में एक बैलेंस बनाए रखा। आज भी इंडिया यही करने जा रहा है, यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाए हुए है। मगर इस कन्फ्लिक्ट के नुकसान से इंडिया खुद को नहीं बचा सकता और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यकीनन इंडिया के लिए एक लूज लूज सिचुएशन है। शुरू में तो भारत ने इस रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में मुनासिब दूरी बनाए रखी, मगर जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर डिस्कशन की शुरुआत की और वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो इंडिया ने अपना वोट एब्सटेन किया, यानी न किसी की फेवर में दिया और ना ही किसी की मुखालफत में, यानी उन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। मगर ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, उस वक्त भी इंडिया ने अपना वोट एब्सटेन किया था, मगर रशियंस ने इसे प्रो रशियंस एंगल के थ्रू देखा और इंडिया का शुक्रिया अदा भी किया। इससे पहले इंडिया ने चाइना में चलते विंटर ओलंपिक्स का भी बाइकाट किया था, क्योंकि उसमें रशिया यूक्रेन पर अपने व्यू को प्रमोट करने आया था और इस एक्ट को प्रो यूएस एंगल से देखा गया। Some breaking news that we're tracking on 5 Live. Indian diplomats in China to boycott the Beijing Winter Olympics. हाल ही में जब क्वाड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तो इसमें भी इंडिया ने यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन करने से रिफ्यूज किया है। इसका मतलब वाज़ेह है कि इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मगर इस क्राइसिस से बचना शायद इंडिया के लिए अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोल्ड वॉर की निस्बत आज अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और यूरोपीय यूनियन इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा रशिया के साथ भी उसके मिलिट्री और दूसरे कनेक्शंस हैं। इंडिया के लिए हालात इसीलिए भी बहुत रिस्की हैं क्योंकि रूस इंडिया की 86% डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा करता है और इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ जाता है और अब ये रिलेशंस जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन और डेवलपमेंट तक हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इस डेवलपमेंट की वाज़ेह मिसालें हैं। कश्मीर के मुद्दे पर भी रूस इंडिया को खुल्लम खुला सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो या ब्रिक्स, इन जैसे तमाम चाइनीज डोमिनेट प्लेटफॉर्म्स पर रशिया इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया कभी भी रूस की मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर रूस को सपोर्ट करने का मतलब होगा अमेरिका को खुली दुश्मनी की दावत देना। अमेरिका काटसा के थ्रू रूस पर तो अपनी सैंक्शंस लगाएगा ही, इसके अलावा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के थ्रू हर उस मुल्क पर सैंक्शंस लगेंगी जो किसी भी तरीके से रूस को सपोर्ट करेगा। काटसा अमेरिकन कांग्रेस का पास करदा एक लॉ है जो दूसरे मुल्कों पर सैंक्शंस लगाता है। इंडिया और रशिया ऑलरेडी S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 राइफल्स पर ज्वाइंट डेवलपमेंट पर ऑलरेडी डील कर चुके हैं और जिसकी वजह से इंडिया पर सैंक्शंस लगाने पर भी बात हो रही है। यानी मुकम्मल तौर पर इंडिया रशिया के साथ $8 बिलियन की ट्रेड करता है। इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करें तो इंडिया 1.89 मिलियन टन सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट करता है, जिसमें से 74% यूक्रेन से आता है। पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी बहुत हाई हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस, ऑयल, स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड की प्राइसेस बुरी तरह से मुतासिर होंगी। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस पैदा होगा, मुल्क में महंगाई बढ़ेगी
और मसाइल पैदा होंगे। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल से ये वाज़ेह हो जाता है कि इंडिया कभी भी रशिया या अमेरिका किसी एक की साइड नहीं ले सकता और ना ही वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी और उसके अलावा उसकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, उसका डिफेंस सिस्टम और कश्मीर के मुद्दा पर भी उसकी साख मुतासिर हो सकती है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह अफेक्ट होगा इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान पर इम्पैक्ट देने के लिए हमें दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों डायमेंशंस को देखना होगा। कोल्ड वार में पाकिस्तान रूस के मुखालिफ था और अमेरिकन ब्लॉक में शामिल था। इसी तरह आज भी पाकिस्तान पर यह प्रेशर है कि वो किसकी साइड ले। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका और पूरे वेस्ट पर। इस वजह से वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका के ब्लॉक में जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स की एक बड़ी तादाद ये कहती भी नजर आई है कि अमेरिका ने हमेशा उनका फ़ायदा उठाया है, इसीलिए पाकिस्तान को अब रूस के ब्लॉक में जाना चाहिए। रूस के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एक रशियन ऑफिशियल को ये कहते हुए नजर आए कि कितने खूबसूरत मौके पर वो रूस आए हैं। दोस्तों, इस तरह के स्टेटमेंट से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्योंकि जब इमरान खान विजिट पर गए उसी वक्त ही रूस ने यूक्रेन को इन्वेड किया, यानी ये एक बैड टाइमिंग थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का दौरा रातों रात तय नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से प्लान्ड था। मगर इमरान खान का रूस का ये विजिट एक प्रो रशियन एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि इस इन्वेजन की वजह से पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज जो रूस के साथ तय होने थे वो भी खटाई में पड़ गए हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक क्रूशियल मोड पर है, क्योंकि इससे पहले कोल्ड वार में हम गलती कर चुके हैं और अब गलती दोहराने की मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका, यूरोप और रशिया के साथ एक मुस्बत राब्ता बना के रखना है और FATF, IMF, यूरोपियन यूनियन की वजह से पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना ही फायदेमंद है। इस हवाले से पाकिस्तान को चाइना और इंडिया दोनों मुल्कों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने अपना वोट ना सिर्फ एब्सटेन किया है बल्कि इस कन्फ्लिक्ट से खुद को दूर रखा हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमेरिका, नेटो और यूरोप के दरमियान है वो चाइना और रशिया के दरमियान नहीं है। इसीलिए चाइना कभी भी रूस को खुलम खुला सपोर्ट नहीं दे सकता, और जैसा कि चाइना पहले भी क्रीमिया क्राइसिस के वक्त कर चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के एक सीनियर रिसर्चर अलेक्सी कोप्रियानोव का ये कहना है कि चाइना कभी भी डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसका ताइवान पर जो स्टांस है वो कमज़ोर हो जाएगा। दुनिया बाइपोलर होने जा रही है और ऐसे मौका पर पाकिस्तान को दोनों यानी रशिया और अमेरिका के साथ बराबरी और एक बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। किसी एक ब्लॉक की साइड लेने का मतलब है पाकिस्तान को तनहा करना। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो पाकिस्तान कभी भी यूक्रेन की मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछले साल पाकिस्तान ने 39% गंदम इंपोर्ट की थी यूक्रेन से, और इसके अलावा दूसरे फूड आइटम भी पाकिस्तान यूक्रेन से मंगवाता है। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है और जिसकी वजह से मजीद महंगाई हो सकती है। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है और आम आदमी की परचेजिंग पावर और कम होती जा रही है। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट ग्राफ भी नीचे आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इकॉनमी मजीद सिकुड़ेगी। जॉब मार्केट पर दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी ज्यादा होगी। रुपये की कदर में मजीद कमी होगी, जिसका मतलब है कि डॉलर अब 200 रुपए तक क्रॉस कर सकता है और इस वजह से इंपोर्ट्स मजीद महंगी होती चली जाएंगी। पाकिस्तान पहले ही फिनेंशियल डेफिसिट का शिकार है, अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बैलेंस नहीं कर पा रहा और इस तरह के कन्फ्लिक्ट के बाद ये खला मजीद बढ़ेगा, जिसकी वजह से हालात बदतर से बदतरीन होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1996 में यूक्रेन से T-80 UD टैंक्स लिए थे, जो अब रिपेयर होने के लिए वापस यूक्रेन में हैं। इस तरह के कन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी सप्लाई भी डिले हो जाएगी। पाकिस्तान पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर का 28% यूक्रेन को बेचता है और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी आमदोरफ्त भी मुतासिर होगी। ऑयल पर बैरल की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से मजीद बढ़ेंगी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले ही नाकाबिले बयान है और अगर इस तरह के कन्फ्लिक्ट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू मजीद कम होगी और महंगाई बढ़ेगी,
जिसका फायदा पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें उठा सकती हैं और पाकिस्तान में मजीद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे सकती हैं। यहां पाकिस्तान को एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही कर्जों पर चल रही है और अगर मजीद किसी भी किस्म की इनकम्पिटेंस दिखाई गई तो हालात मजीद खराब होंगे। एक न्यूट्रल स्टैंड ही पाकिस्तान की जरूरत है, यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पाकिस्तान को भी अपनानी चाहिए और दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान को अपनी ट्रेड मजीद बेहतर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।